गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोमल सिंह, रोहित वर्मा, रोशनी, सूरज कुमार, गुलशन जी। गुलशन जी हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं बेटा आज। अजय विक्रम सिंह, सरम मनीष सिंह, माई चैट आर ब्लॉक्ड विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीजन, दैट इज नॉट फेयर सर। अच्छा देखते हैं बेटा। अजय विक्रम जी आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। हेमंत कुमार नमो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुलशन जी गुड मॉर्निंग। आशुतोष साक्षी सर आइए भी आप, बस बेटा आ गए। एस चक्रवर्ती गुड मॉर्निंग। स्नेहा गुड मॉर्निंग। ख्याति नेगी गुड मॉर्निंग। अनामिका पटेल, उमेश, हेमंत, रोशनी, अभिनव, युवराज फ्यूचर डॉक्टर, रोहित वर्मा, लवली कुमारी और सुमित, अनमोल, सौम्या, मिराज, सौम्या शुक्ला, फरमान खान, रचना कुशवाहा, श्रेयांश यादव, संध्या यदवंशी, अनुष्का, आलोक कुमार, अनमोल, मानसी, आलोक, फरमान, कुमार विश्वास, गरिमा, अनमोल एंड ऑल, सैक अरशद, शिवम राजपूत। सभी बच्चों को सुबह का प्रथम नमस्कार स्वीकार हो। मिस्टर सैम गुड मॉर्निंग। रघु गुड मॉर्निंग। शिक्षा पटेल गुड मॉर्निंग। फरमान खान गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, तो सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग चल रहे हैं बेटा, आज हमारे लोग का टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की आज बनी बनाई प्रिंटेड पीडीएफ है, हम उसको रीड करते चलेंगे और उसमें बारी बारी से सीक्वेंशियल थ्योरी आती जाएगी, उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। और कल कल की रीड मतलब जो हमारा अगला टर्न होगा डिस्कशन वाला, तो अगले टर्न पे बच्चों हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज सैटरडे है तो कल होपफुली विल हैव अ ब्रेक, संडे हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग मंडे मुलाकात करेंगे, है ना। एक बार आप, एक रिक्वेस्ट है, किसी भी दिन की क्लास के लिए प्लीज़ रात में थोड़ा सा अगर आप अवेयर होकर सोएंगे, मतलब आप रात में सोते वक्त केवल एक बार न्यूलाइट के चैनल पर जाकर ये देख लें कि कल की क्लास का टाइमिंग क्या है, कल क्लास है नहीं है। मोस्टली है, अपनी जो भी 6 डेज चल रही है, 7 डेज चल रही है वो रहेगी। और अगर क्लास का टाइमिंग है तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं, जैसे 8 की जगह 9:30, 9:30 की जगह 8 तो नहीं, तो ये आप प्लीज़ चेक कर लिया करिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद रही बात अगली, तो आज हम लोग केवल फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल कंटेंट टच करेंगे विद एग्जांपल, गुड नंबर ऑफ एग्जांपल। और ये फ्रिक्शन का जहां जहां टच है, फ्रिक्शन के जितने भी एस्पेक्ट है सब टच करते हैं। एक चीज में बचेगी एक चीज जो बचेगी, जो रह जाएगी, वो रह जाएगी फ्रिक्शन के सवालों की प्रैक्टिस, लास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कर लेंगे, ठीक है बेटा। जहां तक रही बात एनएलएम की, तो एनएलएम के 6-8 एग्जाम्पल शायद कल बचे थे, वो भी अगर देखते चलेंगे, फ्रिक्शन के साथ मिला करके कर लेंगे मीन्स मंडे वाले टर्न पर, ठीक है ना बेटा। चलते हैं आगे। तो बच्चों, प्राची, साक्षी, मिस्टर स्मार्ट, प्रिया, अभिरंजन, अशोक कुमार, आदर्श पटेल, सभी बच्चों को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलते हैं बेटा, फ्रिक्शन में सबसे पहला आर्टिकल आप देखते चलिए, इत्मीनान से बस खाली पढ़ते चलिए, बहुत तेज रफ्तार में चलेंगे। असल बेटा फायदा ये होगा, चीज़ों को रफ्तार से पढ़ने का फायदा ये होगा कि सब कुछ लिखा दिखाया, बस खाली उसकी एक रीडिंग करनी, ओवरव्यू लेना है उसका, और जो चीज़ें अच्छी लगे आप उसको आराम से पॉज करके 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, ये हमने आपसे पहले भी कहा था कि नोट्स अगर हैंड रिटन फॉर्म में नहीं बना सकते हो, सुबह सुबह आपको आलस लग रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। सही तरीका ये है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन इक्वल ट्रीट करके चलो, सामने कहीं मोबाइल टिका दो, इसके बाद अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर के बैठो, ताकि जब कभी हम लोग सवाल सॉल्व करें तो आप उससे रेस लगा सको। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत आलसी हो, जैसे सो के उठे हो, तो आप इत्मीनान से मोबाइल रखो, उसको जहाँ कहीं भी अच्छा फॉर्मेट लगे, अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी चीज़ मिले, याद करने लायक मिले, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि वो स्क्रीनशॉट एक मोबाइल अपनी गैलरी में एक अलग फोल्डर फिजिक्स रिवीजन के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, पढ़ाई की बातें करते हैं बेटा। आइए रूपम, गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे सर। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन। हम लोग जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू स्लाइड, देखो फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन, ये तो छोटी छोटी बातें, इनको आप खुद से सोच सकते हो। जब कभी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, यानी चाहे अपर हैंड नीचे वाले पे स्लाइड करे या लोअर हैंड ऊपर वाले पे स्लाइड करे, जब कभी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उनके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को, उनके फिसलने की टेंडेंसी को, है ना, चलने, उनके फिसलने की टेंडेंसी को अपोज करने जो फोर्स इन दोनों के कांटेक्ट से डेवलप होगा वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं तो फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल इसके एटम्स के न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को और इसके एटम के न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप कर लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
फ्रिक्शन जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डेवलप होता है। तो फ्रिक्शन तब रोल में आएगा, फ्रिक्शन कब रोल में आएगा, तो जब वो दो बॉडीज टच में होगी। अच्छा, किस तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। किस नेचर का है, ये इस नेचर का है कि दो बॉडी के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन या स्लाइडिंग को अपोज करता है। ठीक है बेटा, चलो तो बच्चों लगा हुआ है, if we try to slide the body on a surface, the motion is resisted by bonding of the bodies and in between surface। दो बॉडी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दो बॉडी के बीच में जो ग्रिप बनी होती है, वो उन दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी, उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। सो फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किसी भी सरफेस, यदि सपोज कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म पर रखी है, तो इस बॉडी पे अगर छोटी सी बीडी की फॉर्म बात कर लो, तो बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज mg। और mg से जब ये प्रेस करेगी, तो थैंक यू मिश्रा जी, तो ये mg से प्रेस करेगी तो ये करेगी प्रेसिंग एक्शन एंड इट विल रिसीव इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। ये इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन रिसीव करेगी। तो बॉडी को सरफेस पे रखा, तो ये तो इसका कांटेक्ट बनने वाला तरीका हो गया भाई। mg मतलब बॉडी का वजन, बॉडी को सरफेस से दबाएगा, कांटेक्ट बनाएगा, दबाएगा, कांटेक्ट बनाएगा, एक्शन करवाएगा, रिएक्शन होगा। तो एक्शन रिएक्शन से बॉडी और सरफेस के बीच कांटेक्ट बनेगा। जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट करेंगे चलाने के लिए, तो बॉडी के चलने की टेंडेंसी अगर आगे की तरफ है, तो इन दोनों बॉडी के कांटेक्ट पॉइंट पर एक चलने की टेंडेंसी को अपोज करने वाला फोर्स डेवलप होगा, जिसे आप लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। राइट, कोई डाउट तो नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसके अलोंग काम करता है, उसके पैरेलल काम करता है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन, या जिस तरफ चलने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट काम करता है। ये बिल्कुल बच्चों बेसिक फैक्टर वाली बातें। और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब फ्रिक्शन की दो वैरायटी होंगी बेटा। फ्रिक्शन की दो वैरायटी में एक वैरायटी कौन सी, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, जो तब आती है जब बॉडी आपकी स्टैटिक कंडीशन पर, यानी बॉडी अपनी लोकेशन चेंज ना कर रही हो, चेंज करने की कोशिश कर रही हो, तो स्टैटिक कंडीशन में आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर दूसरा आ जाएगा बेटा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, अब ये सब बातें बेटा जैसे हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे वैसे समझेंगे। पहले एक बात और समझ लो, छोटी छोटी बातें हैं सीखने वाली, यहीं पे एक्सप्लेन कर देना। छोटी सी बात एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो बच्चों, ये कोई आपका ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक का मास m है, नीचे की तरफ इसका वजन काम करेगा mg। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, या और आसान भाषा में कहें, बेटा तो ऐसे भी कह सकते हैं, और आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज करो बच्चों, ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है। अब ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम कोई बॉडी रख दें, ये रही बॉडी, और बॉडी का मास कितना बेटा m। बॉडी का वेट कहाँ की तरफ काम करेगा, बॉडी का वेट सरफेस को प्रेस करने के लिए नीचे की तरफ काम करेगा, नीचे करेगा प्रेसिंग एक्शन, और इसे मिल जाएगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गई। और अब इन दोनों के बीच में एक पकड़ है, लेकिन वो पकड़ काम नहीं कर रही, वो फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, वो फ्रिक्शन एक्टिव नहीं है। फ्रिक्शन अवेलेबल होना अलग बात है और फ्रिक्शन का काम करना अलग बात है। अब सपोज करो बच्चों, हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाहर से फोर्स लगाया, और हमने इसका लेफ्ट साइड मोशन कराना चाहा, राइट साइड मोशन कराना चाहा, तो जिस तरफ मोशन होने वाला है, मोशन की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए इन दोनों के बीच की जो ग्रिप है वो एक्टिव हो जाएगी और इसको आगे चलने से रोकेगी। और वही फोर्स जो इसे आगे चलने से रोकेगा, वो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है उसके टेंजेंशियल काम करेगा, ऐसे काम करेगा। और ऐसे फ्रिक्शन, ऐसे फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। स्टैटिक इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि अभी आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन पर है, ठीक। अच्छा, एक और बात, स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला होता है, दैट इज Fs इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो सरफेस के मटेरियल पर डिपेंड करता है, n बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। फिलहाल इस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह म्यू जो भी इस्तेमाल हो, और n की जगह पर आप mg इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बॉडी अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो Fs, इनफैक्ट Fs नहीं बल्कि हम हमेशा Fs मैक्स कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन अवेलेबल हो सकता है। सो Fs मैक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n की जगह चाहो तो बच्चों mg रख दो, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, Fs मैक्स इज मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। Fs मैक्स दो बॉडी के कांटेक्ट में आने पर उनके बीच अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन को बताता है। अब ध्यान देना, फ्रिक्शन बोल रहा हूं फिर से, फ्रिक्शन अवेलेबल होना अलग बात है, फ्रिक्शन का काम करना अलग बात है। हो सकता है इन दोनों के बीच कैलकुलेशन से ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल, लेकिन जितनी जरूरत उतना ही फ्रिक्शन काम करेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए बॉडी का मास हम ले ले 2 kg, लेट दिस m बी 2 kg। अब सोचो बेटा, ये अगर 2 kg हो जाएगा तो 2 और g की जगह पर 10, तो 2 × 10 इज इक्वल टू 20। सो नॉर्मल रिएक्शन की जगह 20 आ जाएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
लेट दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू बी 0.2। तो म्यू की जगह 0.2 रखो और एन नॉर्मल रिएक्शन की जगह बेटा 20 रखो। तो जैसे ही प्लेस करोगे तो म्यू की जगह 0.2 और एम की जगह पर जाओ तो 2 इंटू जी की जगह पर 10। सारा कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा, जीरो खत्म, डेसिमल खत्म, 2 दूनी 4 न्यूटन। मेरी बात समझिए, अगर बॉडी का मास 2 kg हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 हो तो mg नीचे की तरफ 20, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 20, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, मैक्सिमम फ्रिक्शन एफएस मैक्स का फार्मूला म्यू मल्टीप्लाई बाई एन या म्यू मल्टीप्लाई बाई mg। म्यू की जगह 0.2, m की जगह पर 2, g की जगह पर 10, 0.2 खत्म, 0 पॉइंट खत्म, 2 दूनी 4 न्यूटन का फ्रिक्शन। 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। आई रिपीट, 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, लेकिन 4 न्यूटन हमेशा काम करे ऐसी आवश्यकता नहीं। फ्रिक्शन ग्राम उतने ही एक्टिव होंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, पूरे की रिक्वायरमेंट होगी पूरा एक्टिव हो जाएंगे। तो सपोज करो बच्चों आपने ड्राइविंग फोर्स 0 लगाया, मतलब आप केवल इस बॉडी को टच कर रहे हो, उसमें चलने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन अवेलेबल रहेगा मैक्सिमम 4 न्यूटन, लेकिन काम कितना करेगा? 0। आपने कहा नहीं सर हम थोड़ा सा एफर्ट और बढ़ाएंगे, थोड़ा और ताकत लगाए 1 न्यूटन, लेकिन बॉडी चली नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपका एफर्ट 1 न्यूटन का है और दोनों के बीच जो मैक्सिमम ग्रिप अवेलेबल है दैट इज ऑफ 4 न्यूटन, तो बॉडी चलेगी नहीं। अच्छा, तो एक बात और बता, तो बॉडी चलेगी नहीं मतलब बॉडी रुकेगी, रुकी रहेगी, स्टैटिक कंडीशन पर रहेगी, स्टैटिक कंडीशन पर रहेगी तो सारे फोर्सेस का सम 0 आना चाहिए। तो अगर आगे 1 न्यूटन है तो पीछे भी 1 न्यूटन ही डेवलप होगा, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन एक्टिव हो जाएगा। अब आप आगे फोर्स बढ़ा दीजिए, 1 न्यूटन की जगह बढ़ा के 2 न्यूटन कर दीजिए, तो पीछे भी जो फोर्स है ये 2 न्यूटन को रोकने के लिए 2 न्यूटन की आवश्यकता है। तो फ्रिक्शन जो अवेलेबल है दैट इज ऑफ 4 न्यूटन, उसमें से एक्टिव कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। अगर मान लो आगे 3 न्यूटन आप लगा दो तो अब फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा 3 न्यूटन। आप आगे 4 न्यूटन लगा दो तो फ्रिक्शन जो डेवलप हो, जो एक्टिव हो जाएगा वो 4 न्यूटन एक्टिव हो जाएगा। आप 5 न्यूटन लगा दो, फ्रिक्शन कह रहा है मेरी औकात से बाहर है, फ्रिक्शन कह रहा है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन है, तो अगर आप 5 न्यूटन लगा दोगे तो आपका एफर्ट 5 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो औकात है वो 4 न्यूटन, तो बॉडी पर एक नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा 5 - 4 आगे की तरफ। अब बॉडी में ड्राइव आ जाएगी, बॉडी चलने लगेगी, बॉडी चलेगी यानी बॉडी इस सरफेस पर अब स्लाइड करने लगेगी, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का रूल खत्म, अब स्टार्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट डन बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो इसे आगे रफ कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेटा केवल इतना सरल सा मतलब है कि किसी भी बॉडी पर ऐसे एक रफ फॉर्मेट और बता दें लास्ट टाइम, क्योंकि इसको बार बार डिस्कस नहीं करना चाहते बेटा। एक रफ फॉर्मेट ऐसे बता दें कि किसी बॉडी को जब आप किसी सरफेस पर प्लेस करते हैं तो बॉडी का वजन नीचे की तरफ काम करेगा, इसके कॉस्ट पर ये हो जाएगा एक्शन, इसकी कॉस्ट पर इसको मिल जाएगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी पर जो ड्राइविंग फोर्स लगेगा, एफ ड्राइविंग लगेगा, एफ अप्लाइड फोर्स लगेगा, उसकी वजह से बॉडी चलना चाहेगी, लेकिन जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट है यहाँ फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? वो आ सकता है बेटा एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू मल्टीप्लाई बाई एन के बराबर है। तो ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये मैक्सिमम अवेलेबल है, हमेशा इतना एक्टिव हो कोई आवश्यकता नहीं। अब जरा एक बात और देखो ध्यान से, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चों अगर हम इस पे एफ अप्लाई ले लें और इस वाली एक्सेस पर फ्रिक्शन जो एक्टिव है वो ले लें, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे एक्टिव फ्रिक्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और फ्रिक्शन की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ने के साथ साथ फ्रिक्शन भी अधिक होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा जितनी उसकी मैक्सिमम कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू है। तो पहले दोनों के बीच लीनियर डिपेंडेंसी होगी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद, एफ एस मैक्स तक पहुंचने के बाद बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, अचानक फ्रिक्शन ड्रॉप करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमेशा किताब में लिखा होता है कि साइकिल का पहला पैडल सबसे टफ होता है एज कंपेयर टू द अदर साइक्लिंग स्टेट। साइकिल को चलाना कठिन नहीं है, बल्कि साइकिल का पहला पैडल लेना टफ होता है, क्योंकि तब आपकी लड़ाई स्टैटिक फ्रिक्शन से होती है। राइट, आगे बढ़ जाऊं बेटा, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक और अच्छी बात, छोटी छोटी बातें, म्यू एक कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट का मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर की ना ही कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई यूनिट होती है, इसलिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन। राइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। आइए एक मिनट देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक छोटी छोटी बातें लिखो, कितनी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैक्टर्स। एक काम करते हैं पीछे से पढ़ते चलते हैं, म्यू के बारे में सारी बातें पढ़ते हैं। देखिए जरा फटाफट,
ABCD सब पढ़ो, सब पढ़िए बेटा। देखिए साथ साथ चलते हैं। अब देखो इससे फायदा क्या है बेटा, सब कुछ, इसीलिए तो नोट्स होते हैं बेटा, चाहे हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड हो। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि सारी चीजें हमारी आंखों के सामने से एक बार गुजरती चली जाए, शायद इसी को सुपरफिशियल रिवीजन कहते हैं, और इसका परफेक्ट प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपसे पहले बताया कि अगर किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख दिया जाए तो नीचे वो करेगी एक्शन, ऊपर मिलेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो किसी बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी हैवी बॉडी उतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा। किसी एक कॉमन सरफेस पर ट्रक और कार दोनों को खड़ा कर दिया जाए, क्यों ट्रक को चलाना कठिन होता है, क्योंकि ट्रक का mg ज्यादा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो उसको सरफेस से पकड़ ज्यादा मजबूत मिलेगी, उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो दोनों यानी ट्रक और कार दोनों को अगर एक जैसी सरफेस पर रख दिया जाए, भले उनके टायर एक जैसे हो और जमीन एक जैसी हो, तो इसका मतलब आप जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट करते वक्त आपको ट्रक को चलाने में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक में ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा, ट्रक के पहियों, ट्रक के टायर और जमीन के बीच में ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा। उसकी वजह क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं ना कहीं नॉर्मल पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट नंबर आता है, तो F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज Fs अपॉन n। बिल्कुल छोटी छोटी बातें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करोगे, भले आप कितने भी ज्ञानी हो, क्या फर्क पड़ता है, सिलेक्शन नहीं हो तो कोई इस बात को मानेगा नहीं। आपने साल भर मक्कारी करी, अल्टीमेट रिजल्ट आपका अच्छा रहा तो आपकी पूरी प्रशंसा होगी, तो आप अप्रिशिएट किए जाओगे, हर कोई अप्रिशिएट करेगा, अरे वो तो पढ़ने बहुत अच्छा था, और आपने साल भर खूब मेहनत कर, लेकिन अल्टीमेट अगर आपका क्लाइमेक्स अच्छा नहीं बेटा तो लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं। इसलिए प्लीज फोकस करो, छोटी छोटी बातों को भी सुनते चलो। तो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो गई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं ध्यान से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। म्यू की वैल्यू बच्चों जनरली 1 और 0 के बीच में लाई करती है, चाहे वो म्यू स्टैटिक हो और चाहे वो म्यू काइनेटिक हो। स्टैटिक तब आएगा जब बॉडी और सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, काइनेटिक तब आएगा जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर चुकी है, राइट। म्यू की जो वैल्यू है डिपेंड करती है मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस पर जिसके वो कॉन्टेक्ट में है। म्यू दो सरफेस के कॉन्टेक्ट में डिपेंड करता है। सपोज करो मेरा इस सरफेस में लिखते वक्त हाथ से जो कॉन्टेक्ट है, मतलब हमारा हाथ एक सरफेस है और ये डिजिटल बोर्ड अपने आप में दूसरी सरफेस है, इन दोनों के बीच का म्यू कुछ फिक्स होगा। हमारे हाथ और इस वाले ऊपर वाली सरफेस ये मटेरियल चेंज हो गया तो इनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। हमारे हाथ और इस वॉल के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग होगा। पेयर मतलब जोड़ा फिक्स तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फिक्स, जोड़ा चेंज, ये सरफेस की जगह नई सरफेस इस्तेमाल कर ली, म्यू चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा म्यू। अच्छा एक बात और देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन डिसाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Fs इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n में हम मटेरियल का नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदल सकते, लेकिन हम पॉलिश करके म्यू को घटा सकते हैं, म्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। रफनेस जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा डेवलप होगा। हम पॉलिश करके लुब्रिकेशन करके रफनेस के कोफिशिएंट म्यू को कम करते जाते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है बेटा। और आगे चलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कोई खास बात नहीं, आप पहले से जानते हो। जैसे Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू एन पढ़ा था, वैसे Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन या म्यू के इंटू आर, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ, सुनते जाना, केवल सुनते चलो बेटा। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टाइप ऑफ सरफेस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। हाँ बेटा, टाइप ऑफ सरफेस का मतलब ये डिपेंड करेगा पेयर ऑफ सरफेस पर। जोड़ा बदल दोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। हाथ के बीच फ्रिक्शन अलग है, हाथ वुड के बीच फ्रिक्शन अलग है, हाथ प्लाईवुड के बीच फ्रिक्शन अलग है, हाथ कागज के बीच फ्रिक्शन अलग है, राइट। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो जरा। फिर अगली वैरायटी आपकी फ्रिक्शंस में टाइप आएंगे आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, छोटे छोटे पार्ट से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब जब कभी दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, जब कभी दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। अब मैं एक छोटा सा शॉर्टकट लिख दूं, आपको हमेशा याद रखना है, बहुत डिटेल नहीं चलूंगा, ऐसे याद रखना है। कहानियां तो उसमें बहुत सारी दी हैं इस पीडीएफ में, कि दो स्टेज होंगी, स्टैटिक और काइनेटिक। तो एक बात तो याद रखो, म्यू स्टैटिक की वैल्यू हमेशा म्यू काइनेटिक से बड़ी होगी। याद करने का तरीका हमने आपसे बताया,
साइकिल का पहला पेडल टफ होता है क्योंकि आप तब स्टैटिक फ्रिक्शन से लड़ाई कर रहे हो। तो जब साइकिल कंटिन्यूअसली चलने लगेगी तो चलाना उसको थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि तब आपकी लड़ाई चलते वक्त काइनेटिक मोशन करते वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन से होगी। अब काइनेटिक की दो वैरायटी, चलने के दो तरीके, आप स्लाइड कर सकते हो, आप रोल कर सकते हो। तो म्यू स्लाइडिंग और म्यू रोलिंग, अब दोनों बातों को कंपेयर किया जाए तो म्यू स्लाइडिंग और म्यू रोलिंग में क्या होगा, जो स्लाइड करने वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोल करना। आपको पता होगा हमारे घरों में जब सिलेंडर वगैरह आता है तो घर की जो मेंबर्स हैं, मम्मी लोग, सिस्टर्स लोग, है ना, तो वो क्या करती, वो सिलेंडर को ऐसे घसीट के ले जाती, वो सिलेंडर को कभी भी सिलेंड्रिकल शेप को कभी भी घसीट के ले जाती। वो करती क्या, वो सिलेंडर को आराम से पैर मारती रहती, धीमे 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 वो रोल होता रहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन वो जानते हैं, इतना तो ह्यूमन, ईश्वर ने सारी साइंस ह्यूमन ब्रेन में कोड करके भेजी है, बस आप उसे जितना पढ़ते हैं उतना वो डिकोड होती चली जाती है। तो कहने का मतलब आप जैसे जैसे आप सरफेस को रोल करोगे, तो रोल करना आसान था, इसलिए आपने स्लाइडिंग की जगह रोलिंग को प्रेफरेंस दिया। इसका मतलब रोलिंग में कम फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा। तब यहां से समरी मिल गई कि रोलिंग का फ्रिक्शन कम होगा एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। इसको स्लाइड लिख देते हैं, इसको रोल लिख देते हैं, तो दोनों में कंपेयर करो। अब देखो जरा ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, म्यू स्लाइडिंग, म्यू स्टैटिक सबसे ज्यादा, म्यू स्टैटिक सबसे ज्यादा, उससे कम कौन बेटा, म्यू स्लाइडिंग, म्यू स्लाइडिंग। और सबसे कम फ्रिक्शन, सबसे आसान तरीका क्या है किसी बॉडी को आराम से रोल करना, म्यू रोलिंग सबसे कम जो। तो फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से 3 स्टेट हैं। अगर बॉडी स्टैटिक है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उस स्टैटिक कंडीशन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, ठीक। स्लाइडिंग सेम बॉडी, स्टैटिक कंडीशन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, स्लाइडिंग कंडीशन में थोड़ा कम और रोलिंग कंडीशन में सबसे कम, ठीक। तो ये कंपैरिजन हो गया तीनों वैल्यूज के बीच में। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये तमाम सारी कहानियां। फिर इसके बाद एक ग्राफिकल एप्लीकेशन दिया गया, इसे आप पहले पढ़ चुके हो बेटा, इसे आप पहले पढ़ चुके हो। क्या पढ़ना था, हमने आपसे कहा था ना कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये देखो ध्यान से किसके किसके बीच का ग्राफ है, ये ध्यान से देखो बच्चों, अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ है। अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एक एक्सिस बेटा ले ली हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स की या ड्राइविंग फोर्स की, किसी बॉडी पर लगने वाला अप्लाइड फोर्स, और दूसरा ले लिया बेटा हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एफएस की एक्सिस है, फ्रिक्शन की एक्सिस है। अब सबसे पहले आपको याद होगा, जैसे जैसे आप एफर्ट बढ़ाते जाओगे तो सरफेस के बीच अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एक्टिव होता चला जाएगा, मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा। तो पहले जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बॉडी को चलने से रोकेगा। एक लिमिट के बाद जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है हार जाएगा और बॉडी से कहेगा भैया जाओ जहां जाना है, तो बॉडी चलना शुरू कर देगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉप करेगी क्योंकि आप स्टैटिक से काइनेटिक में आ रहे हो, और वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी जब तक बॉडी सेम पेयर के साथ चलती रहेगी, बॉडी के पहिए वही रहे, सरफेस वही रहे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। तो आपसे कोई कहे कि ये कौन सा पार्ट है, तो कहोगे ये स्टैटिक पार्ट है। आपसे कहा ये कौन सा पार्ट है, तो बेटा ये काइनेटिक पार्ट है, ये काइनेटिक पार्ट है। तो ये जो फ्रिक्शन मेजरमेंट है ये काइनेटिक फ्रिक्शन का मेजरमेंट है, और ये किसका मेजरमेंट है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजरमेंट। एक बार ऐसे आपको साफ साफ बता दें कि जब आप फ्रिक्शन का मेजरमेंट करोगे तो सामने इस एक्सिस पर नजर डालोगे, ये फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हो, और ये जो पार्ट कम है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, राइट। आगे चले, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ मोशन। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, क्योंकि फ्रिक्शन हमें सरफेस से ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। आपको पता होगा कि आपके अगर पैरों के नीचे अचानक से कोई बच्चों अगर ऐसा मटेरियल आ जाए गलती से, जैसे केले का छिलका, जैसे ऑयल, तो इस तरह का कोई भी लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस अगर आ जाएगा तो आप वही सरफेस वही, लेकिन फिर भी आप फिसल जाते हो। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी रफ सरफेस के ऊपर चलते हो तो फ्रिक्शन अच्छा काम करता है। फ्रिक्शन नो डाउट रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है, लेकिन इसी बहाने आपके पैरों की सरफेस के साथ ग्रिप बना के रखता है, आप स्लाइड नहीं करते हो। तो सरफेस में अगर स्मूथनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, म्यू कम होगा, अवेलेबल फ्रिक्शन कम होगा, पकड़ कमजोर होगी, आप स्लाइड कर जाओगे, आप गिर जाओगे, राइट। अब देखो जरा, जब भी हम लोग किसी सरफेस पर आगे की तरफ चलते हैं तो हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं पीछे की तरफ एज अ एक्शन, ग्राउंड हमको आगे की तरफ प्रेस करती है एज अ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब देखो जरा कुछ एक आधे एग्जांपल देकर, इन मूविंग अ पर्सन और व्हीकल पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एज अ एक्शन एंड द रफ सरफेस ऑफ द ग्राउंड रिएक्ट टू एक्सर्ट फॉरवर्ड एक्ट फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन व्हिच कॉजेस इट्स मोशन, इट इज देयर एट बिहाइंड नो फ्रिक्शन देयर। अब सुनो बेटा, ये केवल ये कहना चाह रहा है कि जब भी कभी, अब देखो सिंपल सी बातचीत है,
आपने ग्राउंड को प्रेस किया पीछे की तरफ और आपने किया एक्शन, आपको मिला नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय म्यू डेवलप करेगा फ्रिक्शन, जो आपको हर वक्त आगे चलने में मदद करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन की वजह से, हमारा आगे चलना पॉसिबल। जब हम चलते हैं ग्राउंड पर तो फ्रिक्शन आगे लगता है। बहुत ध्यान सुनना, हमारे स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, आगे की तरफ। तो हम हमारा चलना पॉसिबल है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना होता हम चल नहीं पाते, इसलिए लिखा है फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ मोशन। और आगे देखिए बेटा, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी में भी एज इट इज लाइन टू लाइन लिखा है, और उम्मीद करता हूं बेटा आप इसे ऐसे ही दिमाग में रखें। कैसे रखोगे कि किसी पर्सन का साइकिलिंग करते वक्त दो फेज हो सकता है। एक स्थिति वो हो सकती है कि पैडल मारता जा रहा, फिर जब थक गया तो उसने पैडलिंग मारना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल रोल होती चली जा रही। तो जब पर्सन साइकिलिंग कर रहा होगा तो साइकिलिंग करते वक्त पर्सन के आगे वाले पहिए, वाइल पैडलिंग, दिस द फोटो ऑफ पैडलिंग, आपको दिमाग में रखनी है, चाहे जैसे रखो। दिस इज द फोटो ऑफ पैडलिंग। पैडलिंग करते वक्त उस पर्सन का एफर्ट होता है आगे वाले पहिए को धक्का देना पीछे वाले में से। चेन चल रही है, देखो पैडल चल रही है, चेन चल रहा है, पीछे वाले पहिए को ड्राइव मिल रही, तो पीछे वाला पहिया घसीटा जा रहा, तो पीछे वाला आगे चल रहा है, इस पर फ्रिक्शन आगे, और आगे वाले को धक्का दिया जा रहा, आगे वाले पहिए को ड्राइव नहीं मिल रही, आगे वाला पहिया तो पीछे वाले पहिए की मोशन के धक्के चल रहा है, तो आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन पीछे। वाइल पैडलिंग, जब आप पैडलिंग करते हो तो फ्रिक्शन साइकिल में अंदर की तरफ एक्टिव होता है, यानी बाहर वाले पहिए में पीछे की तरफ, अंदर वाले पहिए में, पीछे वाले पहिए में आगे की तरफ। डन। जब पैडलिंग बंद कर देते हो, अब पूरी की पूरी साइकिल, पैडलिंग बंद करो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, पैडलिंग बंद करो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, तो पैडलिंग बंद करने के बाद रुक क्यों गई, इसका मतलब आगे वाले पहिए पर पीछे, मतलब मेरी बात समझना, पैडलिंग बंद करते ही पैडलिंग का रुक जाना, पैडलिंग के बंद करते ही पैडलिंग का रुक जाना, इस बात का सूचक है कि आपकी साइकिल पर कोई ऐसा फोर्स एक्टिव हो गया था जो मोशन को रेसिस्ट कर रहा है। साइकिल का फॉरवर्ड मोशन हो रहा है तो जरूर साइकिल के दोनों पहिए पर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगा होगा। तो अच्छा बच्चों, अगर तुमसे पूछूं इन जनरल, शिशुपाल धक्कड़, सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो क्या? बेटा जो वर्ड्स जरूरी होंगे आप कहेंगे तो मैं हिंदी बोल दूंगा बच्चों, लेकिन मोस्टली जो कम्युनिकेशन मीडियम बाइलिंगुअल है, कोशिश करो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक बार साथ साथ एसोसिएट रहो, है ना। मैं एक बार फिर से कहूँ कि बेटा फिजिक्स की अपनी एक भाषा है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है, फिजिक्स नो डाउट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही बोली जाती है, लेकिन फिजिक्स की अपनी एक अलग भाषा है। सो प्लीज सब्जेक्ट से स्टिक रहे, आपको समझ में आती जाएंगी चीजें। मैं डिस्कस कर रहा था कि जब आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग करते वक्त जब तक आप पैडलिंग करोगे तो पीछे वाले पहिए में आगे की तरफ, आगे वाले पहिए पीछे की तरफ, और जैसे ही पैडलिंग बंद कर दोगे, व्हाइल पैडलिंग इज स्टॉप्ड, जब पैडलिंग स्टॉप हो जाएगी तो दोनों पहियों में फ्रिक्शन पीछे की तरफ। लास्ट में पूछेंगे, याद रखना सारी बातें। नेक्स्ट आ जाओ बेटे, छोटे छोटे पॉइंट लोग बाईपास कर जाते हैं और बिल्कुल बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के चक्कर में पड़ रहते हैं, बाद में घूमते टहलते हैं, इसलिए बेटा सारी बात। अब आ जाओ, अब पेट भरते हैं न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन कह रहा इफ अ लैडर, बेटा क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा बच्चों, क्वेश्चन साफ दिखाई, पीडीएफ भेज दीजिए तुरंत टेलीग्राम पर, अभिनव श्रीवास्तव। बेटा ठीक है, अच्छा प्रत्युष फर्स्ट क्लास सर ये साइकिल वाला दोबारा बता दीजिए। मानसी गंगवार, बेटा साइकिलिंग करते वक्त जब पैडलिंग होगी, आपको केवल मन में रखना है, पैडलिंग होते वक्त दोनों फ्रिक्शन की फोटो अंदर की तरफ, पीछे वाले पहिए में, आराम सोचो, इमेजिन करो साइकिल जा रही, तो साइकिल में आगे वाले पहिए पर पीछे की तरफ, पीछे वाले पर आगे की तरफ। अब पैडलिंग बंद कर दोगे तो अल्टीमेटली साइकिल रुक जाएगी, इसका मतलब दोनों पहियों पर फ्रिक्शन ऐसा लग रहा था कि उसे रोक रहा था, दोनों पहियों पर पीछे की तरफ, बस इतनी सी बात है। आगे देखो बेटा, a ladder weighing 250 Newton is placed against a smooth wall having the coefficient of friction between it and floor 0.3. What is the maximum force of friction available at the point of contact between ladder and the floor? बहुत आराम से समझना, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन फोटो बना दे बेटा। ये स्पेस पड़ा है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत धैर्य से चलो, बहुत अच्छा सवाल। वॉल, ये रही वॉल, हल्के सवाल से शुरुआत करते हैं बेटा। सवाल बेटा हर वैरायटी का डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराओगे नहीं, हर वैरायटी का सवाल आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास के खत्म होने तक, है ना, भागोगे नहीं क्लास छोड़ के। ये बॉल, सरफेस, लैडर, राइट। लैडर का जो वजन है, लैडर का जो वेट है वो कितना है, 250 न्यूटन, 250 न्यूटन।
250 न्यूटन दिया है। If a ladder weighing 250 Newton is placed against a smooth vertical wall having the coefficient of friction between it and floor, अब यहां जो coefficient of friction है surface vertical wall having the coefficient of friction between it and floor, हाँ जो वॉल, अब देखो वॉल से वॉल के अगेंस्ट लैडर को टिका दिया गया है, लेकिन जो लैडर और सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, दिस इज गिवन एज 0.3, ये 0.3 गिवन है, कहां गया ये। अब सोचो लैडर पे हुआ है प्रेसिंग, अपने वजन की वजह से प्रेसिंग एक्शन, तो लैडर को मिलेगा इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और जैसे इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है, नॉर्मल रिएक्शन अवेलेबल है, तो अगर लैडर स्लाइड करना चाहेगी पीछे की तरफ तो लैडर पर फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा आगे की तरफ। और मैक्सिमम फ्रिक्शन आप हमेशा से कैलकुलेट करना जानते हो, तो बच्चों हम लिखेंगे Fs max इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n। म्यू की जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाई n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर दैट इज इक्वल टू 250। डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटा लो, 0 हटा लो तो 25 3 75, 75 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। काम कितना करेगा ये कंडीशंस डिसाइड करेंगे। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? दिखाई दे रहा है? जूम आउट करें क्या इसको थोड़ा सा? हाँ सर प्लीज जूम आउट करिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल करते हैं बेटा। सर रात गई, ये इतनी बार आपने बोला है, रट गई इतनी बार बोला है। अच्छा ठीक है बेटा, तो इज इट क्लियर कि लैडर का वेट दिया था बेटा, वेट से वेट एक एक्शन, लैडर का डिसाइड किया नॉर्मल रिएक्शन, Fs max इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय n, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, नॉर्मल रिएक्शन 250, डेसिमल से जीरो डेसिमल खत्म, 25 या 75 न्यूटन, 75 न्यूटन है कहीं, ये देखिए 75 न्यूटन कैलकुलेट किया, राइट। इसको जूम आउट कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। अब ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम संख्या 2, जल्दी से करो फटाफट, कॉपी पेन चलाते जाओ। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक, जहां म्यू बराबर 0.6, मेन बातें हाईलाइट करते रहे। एक ट्रक है जिसकी सरफेस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, ब्लॉक का जो मास है, ब्लॉक का मास है 1 kg है, मास ऑफ 1 kg is placed if the truck is accelerating at the rate of 5 meter per second square, then the friction force of the block will be, अब समझिए आराम से, असल में कह रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक, ट्रक की हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ऐसे कोई ट्रक का फोटो होगा, ऐसे बच्चों कोई ट्रक का फोटो होगा, ऐसे ये ट्रक की बाकी बॉडी, ठीक, और इस सरफेस पर एक मास रखा है, कितने किलो का रखा है? 1 kg का रखा है। ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, कितने रेट से एक्सेलरेट कर रहा है बेटा? ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत धैर्य सुनना, सवाल बहुत अच्छा है, सीखने वाला है। अब सबसे पहली बात कह रहा है कि ये बताइए देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। देखो हमने आपसे हमेशा कहा बेटा फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, ये हम चेक करने का तरीका ये है कि फ्रिक्शन अवेलेबल चेक करते हैं, हटा रहे बेटा, फ्रिक्शन अवेलेबल कितना उसको चेक करने का तरीका है Fs मैक्स बराबर, आराम समझते चलना बेटा, केवल जो रेड पेन चल रहा वहां ध्यान दो, किसी दो सरफेस के बीच कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n। म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 और n का मतलब बच्चों इस ब्लॉक के mg से है, तो ब्लॉक का मास है 1 kg, तो नीचे काम करेगा 1g, ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर 1g, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर 1 मल्टीप्लाई बाई g की जगह 10। आराम समझो, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाई म्यू की जगह 0.6 और नॉर्मल की जगह पर mg की जगह 1g। 0 हटाओ, डेसिमल डालो, आंसर आ जाएगा बेटा 6 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। बोलो ठीक बात? ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इन बिटवीन ट्रक एंड ब्लॉक है, ट्रक और ब्लॉक के बीच कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब काम कितना करेगा वो चेक कर लेते हैं, तो काम करेगा फ्रिक्शन उतना फ्रिक्शन जितने की रिक्वायरमेंट है। अब सीखो बता इस बात को सीखिए कि ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, तो ट्रक एक ऐसा फ्रेम बन गया, देखो हमने सीडो के क्वेश्चन रह गए थे ना बेटा, एक और टच कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, चूंकि ट्रक में एक्सेलरेशन है तो ट्रक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर रखी किसी भी बॉडी पर स्यूडो फोर्स काम करेगा, तो इस m मास पर जो कि ट्रक के ऊपर रखा है, आई रिपीट, इस m मास पर, केवल m मास की चर्चा कर ले, केवल 1 kg की चर्चा कर ले बेटा, अगर मैं केवल इस ब्लॉक की चर्चा करूं 1 kg की, तो 1 kg एक ऐसा बॉडी बन गया है, ऐसा बॉडी बन गया जो कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर रखा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखे किसी बॉडी पर स्यूडो काम करेगा पीछे की तरफ,
इसका मतलब यहां सूडो काम करेगा पीछे की तरफ, एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। बिल्कुल सिंपल बात बेटा, हमने ट्रक के फ्रेम का एक्सेलरेशन चुरा करके बॉडी को दे दिया, बॉडी पर सूडो कैलकुलेट करना। भाई अब सूडो फोर्स होता है क्या है, सूडो फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। एक्सेलरेशन था 5, बॉडी का मास 1, तो 1 × 5, 1 × 5 बराबर 5 न्यूटन। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, ब्लॉक और ट्रक की सरफेस के बीच जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन है। अगर पूछता व्हाट इज मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ ट्रक, तो दैट वाज 6 न्यूटन। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्शन ब्लॉक पर, देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन एक्टिव है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन उतना एक्टिव होगा जितने की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सोचो, ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से इस पर लगा सूडो फोर्स पीछे की तरफ, और सूडो फोर्स लग की तरह 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर इसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो आउट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो भी है 6 न्यूटन, उसमें से 5 न्यूटन आगे की तरफ एक्टिव हो जाएगा ताकि ये स्लाइड ना हो। तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन अलग बात है 6 न्यूटन, और 5 न्यूटन की ड्राइव को रोकने के लिए एक्टिव हो जाएगा 5 न्यूटन, वो अलग बात है। तो हमसे पूछा गया कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पर काम करेगा, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, मैक्सिमम नहीं कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा 5 न्यूटन, राइट। 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5, बिल्कुल सही बेटा। हाँ, एफएस मैक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, बिल्कुल सही हेमंत कुमार। और जो वर्किंग फ्रिक्शन है, जो एक्टिव फ्रिक्शन है, वो आ जाएगा 5 न्यूटन। स्नेहल बिल्कुल सही है, पवन बिल्कुल सही है, उमेश, काजल सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो, राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है जो विजिबल चीजें हो थोड़ी सी कम अच्छी हो। एट दिस एक्सेलरेशन ब्लॉक विल नॉट स्लाइड फ्रॉम ट्रक, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है बेटा राघवेंद्र, कि इस स्थिति में ब्लॉक इस सरफेस पर स्लाइड नहीं करेगा। बात समझ गया ना। अच्छा बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन 5 से बढ़ा के 6 कर दे, तो सूडो भी 6, ड्राइविंग भी 6, अब भी नहीं चलेगा। 7 कर दे, अभी स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि सूडो 7 लगेगा और फ्रिक्शन 6 रहेगा। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं बेटा, बिल्कुल सबका सही है। मानसी, अनुष्का, रोहित वर्मा, अभिनव श्रीवास्तव, अंजलि मिश्रा, हाँ बेटा अंजलि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चले बेटा, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो जरा फटाफट से सॉल्व करो। हम पढ़ देते हैं बेटा, जिन्हें डायग्राम कम साफ दिखाई दे रहा, क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept on the floor if the coefficient of static friction 0.4, हम डेटा नोट कर दे रहे हैं। ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का है, और यहां जो coefficient of friction है, यहां जो म्यू अवेलेबल है बेटा वो 0.4 है, ठीक है। इफ अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, कह रहा है कि अगर 2.5 का फोर्स अप्लाई किया जाए, 2.5 का फोर्स, तो कह रहा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर विल बी। अब मेरी बात समझना फिर से बेटा, हम इस ब्लॉक का अलग से फोटो बना लेते हैं। ब्लॉक सरफेस, सवाल छोड़ दो, यहां जाओ मेरे साथ। ब्लॉक सरफेस, ब्लॉक कितने किलो का, 2 किलो का, तो ब्लॉक बच्चों 2 kg, सरफेस के साथ कांटेक्ट है, नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा mg, mg का मतलब 2g, 2g का मतलब 2g की वैल्यू 10, आंसर 20, 20 का हुआ प्रेसिंग एक्शन, 20 का मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.4 है, तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूं म्यू बराबर 0.4 है, राइट। अब जैसे म्यू मिला तो सुनो ध्यान से, इस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर सकता है। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स बराबर हो जाएगा बेटा म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू की जगह बच्चों इस्तेमाल करोगे 0.4, मल्टीप्लाई बाई एन की जगह इस्तेमाल करोगे mg, n बराबर mg, n बराबर 20, आई थिंक 0 खत्म, डेसिमल खत्म, आंसर 4 दूनी 8 न्यूटन, राइट, 8 न्यूटन, n बराबर 8 न्यूटन, सॉरी एफएस बराबर म्यू एन, म्यू की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, हाँ 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, लेकिन काम कितना करेगा, एक्टिव कितना होगा, जितने की जरूरत। तो आपने ड्राइव देने के लिए कितना फोर्स लगाया है, ब्लॉक पर लगाया गया जो फोर्स है वो 2.5 न्यूटन है। सो आप जब 2.5 लगाएंगे तो फ्रिक्शन का पर्पस रिलेटिव मोशन को अपोज करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना मतलब बॉडी जैसी स्टैटिक है उसको स्टैटिक बनाए रखना। स्टैटिक बनाए रखने के लिए बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 2.5 लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी 2.5 न्यूटन पीछे की तरफ लगाएगा ताकि बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए।
तो आउट ऑफ 8 न्यूटन, मैक्सिमम अवेलेबल 8 न्यूटन, लेकिन एक्टिव फ्रिक्शन 2.5। आंसर बिल्कुल सही बात है बेटा, सबका आंसर सही। अवंतिका सिंह डेफिनेटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सत्य वचन बेटा। संध्या, सूरज, उमेश, पवन, सत्य वचन सबके दिया। चले बेटा, आलोक कुमार, हेमंत कुमार नाम, बिल्कुल सही बेटा, सबका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चले बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा स्पेस मिल गया। चलो चलो चलो, हम इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अकल लगाओ, हम पढ़ देते हैं। कह रहा है ब्लॉक ए विद अ मास ऑफ 100 kg is resting on the another block B of mass 200 kg as shown in the figure. Horizontal rope is tied between wall to hold it. The coefficient of friction between A and B is 0.2 while the coefficient of friction B and ground is 0.3. Minimum required force F to start the motion. बेहद ही शानदार, लजीज और टेस्टी सवाल, किसी जमाने में किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया था। सवाल ऐसे समझिए बेटा, दीवार, सरफेस, नीचे वाले ब्लॉक का नाम, पूरी फोटो बना रहे हैं, नीचे वाली ब्लॉक सरफेस का नाम बी, ऊपर एक और ब्लॉक रखा है ए। पूरा सवाल सुन लो, अगर विजिबल नहीं है तो सुना करो अच्छे से, राइट। और इस पर एक ड्राइविंग फोर्स लगा के इसे चलाना है एट एनी कॉस्ट। आप चलाना चाहते हैं आगे की तरफ, तो यहां फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा पीछे की तरफ, इसको हम FS1 कह लेते हैं। और यहां भी फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा पीछे की तरफ, इसे हम बेटा FS2 कह लेते हैं। तो बी ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स, वो जो फोर्स लग रहा है वो इसे आगे चलाएगा। तो जहां जहां से कांटेक्ट है वहां वहां से इसके रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि ड्राइविंग टेंडेंसी के उल्टा काम करेगा, अपोजिट। तो यहां भी फ्रिक्शन लगेगा, यहां भी फ्रिक्शन लगेगा। अब ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है FS1, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा FS1 इज इक्वल टू, FS1 यहां हो जाएगा FS बराबर म्यू इंटू एन। तो म्यू ए बी, यहां बेटा म्यू1 नाम देते, म्यू1, और यहां बच्चों म्यू2 नाम देते रहे। तो यहां जो फ्रिक्शन एक्टिव होगा, नीचे भूल जाओ सब, म्यू1 इंटू एन, N1 नाम देते हैं। अब ए ब्लॉक का वजन कितना है? ब्लॉक मास, ब्लॉक जो ए है उस ए का मास बेटा 100 kg, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हाईलाइट कर दिया हमने। अब सारी बातें मन में करो, ए का मास 100 जी नीचे काम करेगा, 100 जी होगा एक्शन तो 100 जी मिलेगा रिएक्शन, तो यहां 100 जी आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू देखो जरा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, आप पूरी बात एक बार फिर सुन लो बेटा, साफ साफ लिख दे रहे हैं, जरा सा और अच्छे से डेटा और थोड़ा स्पष्ट कर दें आपको, ताकि आप खुद से भी कर सकें बेटा। बी ब्लॉक, उसके ऊपर ए ब्लॉक, रस्सी, आगे ड्राइविंग फोर्स, बी को ड्राइव आगे दे रहे हो, जहां जहां से कांटेक्ट है वो लोग इसको आगे जाने से रोकेंगे, मतलब फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। यहां भी फ्रिक्शन पीछे, यहां भी फ्रिक्शन पीछे। ऊपर वाले ब्लॉक ए की अगर बात करें तो ए का डेटा, ए का मास 100 kg, राइट। ए का मास, ए विद मास ऑफ 100 kg, बी का जो मास है वो 200 है बेटा, तो मैं से यही लिख दे रहा हूं, यही लिख देते हैं बेटा 200 kg, आप समझ जाएंगे। बी का मास 200 kg, ठीक। इसको ऐसे लिख दें बेटा कि ये ब्लॉक बी है, इसका मास 200 kg, ठीक है। चलो अब और क्या कह रहा है, ए का मास 100 है, बी का मास 200 है। एज सोन इन द फिगर, रोप टाइड टू द हॉरिजॉन्टल वाली, रोप हॉरिजॉन्टल वॉल से बंधी, दीवार से बंधी, राइट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच यहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू1, वो 0.2 है बेटा। एट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड, बी और ग्राउंड के बीच वो 0.3। देख लो, इतना समझ लो। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए ताकि मोशन स्टार्ट हो सके? अरे भैया बिल्कुल कॉमन सेंस की बात, बच्चों ने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे। तो बच्चों यहां फ्रिक्शन आपका F किसके बराबर होना चाहिए? आपने कहा सर हमारा F इतना होना चाहिए कि FS1 से लड़ाई कर ले और FS2 को ओवरकम कर ले। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन और इस स्टैटिक फ्रिक्शन FS1 और FS2 को ओवरकम कर ले। FS1 FS2 रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं पीछे, तो आपको चाहिए वो फोर्स जो दोनों मोशन को एक साथ ड्राइव दे सके। FS1 कैलकुलेट करो, FS1 बराबर म्यू1 इंटू नॉर्मल ऑफ ए। तो म्यू1 कितना है बेटा? म्यू1 इज 0.2
और इसकी नॉर्मल कितनी होगी, इसका वजन mg नीचे, इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो 100g। μ1 मतलब 0.2, μ1 मतलब 0.2, सॉरी μ1 0.2 और mg की जगह 100g, g की जगह 10 रख लो बेटा, जीरो खत्म डेसिमल खत्म, यह आ गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन देख लो भैया। ठीक इसी प्रकार FS2 कितना आ जाएगा, ये 200 रख ले रहे बेटा, 200 प्लस FS2 कितना आ जाएगा, तो मैं इसको हटा रहे बेटा, FS2 कैलकुलेट कर लेते हैं। FS2 इज इक्वल टू, FS2 मतलब दूसरी बी और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन, तो यहां जाएगा μ2 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ, नॉर्मल रिएक्शन किसका, इन दोनों का प्रेसिंग एक्शन, इसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ए और बी का जो कंबाइंड वजन है नीचे की तरफ वो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो ए इस जगह पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो एक्चुअली ए मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू जी की वजह से आएगी, ये होगा प्रेसिंग एक्शन, यहां से मिलेगा इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो एम ए जी और एम बी जी के बराबर होगा। अब खुद सोचो, इसका वजन 100 है, इसका वजन 200, टोटल वजन इस सरफेस पर यहां कितना लगेगा 300, तो 300 जी का हो जाएगा एक्शन, तो 300 जी का मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड सरफेस इज इक्वल टू μ2 मतलब 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन यहां पर 300 जी के बराबर, 300 जी की वैल्यू बेटा 10, दशमलव खत्म, शून्य खत्म, 300 3 900, ये 900 आ गया बेटा, तो यहां से बी रहेगा 900, राइट। तो इन दोनों के बीच म्यू इंटू mg से फ्रिक्शन 200 और इन दोनों के बीच म्यू इंटू टोटल mg से फ्रिक्शन 900, तो B को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो 200 को भी ओवरकम कर सके और 900 को, तो टोटल फोर्स कितना चाहिए होगा, 200 ऊपर वाली सरफेस के फ्रिक्शन से लड़ने के लिए और 900 ग्राउंड से लड़ने के लिए, 200 प्लस 900 इज इक्वल टू 1100। लगभग सभी बच्चों के जवाब सही आए हैं बेटा। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्सेस 1100 न्यूटन, ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं, सबके आंसर सही बेटा, वेरी वेल डन। सो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा जो इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन भी आप देख लीजिए चाहे तो, बस अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर बहुत कुछ है आगे देखो बेटा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट भी लेते चले ताकि माइंड रिफ्रेश होता चले, ठीक है बेटा, लगभग सबका सही। एफएस मैक्स बिटवीन ग्राउंड एंड बी इज इक्वल टू 900, सो मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1100 इन गिवन ऑप्शंस, राइट, ठीक है बेटा, आगे बढ़े चलो। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, छोटी छोटी बातें सीखते चलो, सब बातें मतलब की हैं, है ना। अब देखो जरा, जैसे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, हम चल इसलिए पाते हैं, चलते वक्त हम ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करके करते हैं एक्शन, हमें मिलता है मध्य में रिएक्शन, लेकिन इस प्रोसेस में हमारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट, पकड़ बनी रहनी जरूरी है, जो काम फ्रिक्शन करता है, तो चलना फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। अगला देखो, दो बॉडी अगर एक दूसरे से चिपक पा रही, आप भी अगर मान लो किसी सरफेस का सहारा लेके टिक पा रहे हो, तो ये फ्रिक्शन की वजह से, राइट। अब देखो जरा सा, ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेक किसी पहिए की ड्राइव को कम करते हैं, फिर पहिए और सड़क के बीच का जो फ्रिक्शन है वो डोमिनेट करता है और धीरे धीरे बॉडी रिटार्ड हो जाती है, तो ब्रेक रिटार्ड करना, स्टॉप करना, सब चीजों का जो बेसिक काज है वो फ्रिक्शन ही है। राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, लिख पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिखते वक्त हमारे पेन टिप और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वही कहीं ना कहीं इंक को स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है, राइट। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज है। असल में सही बात तो है कि ब्रह्मांड में जितने भी मोशन हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का वाइटल रोल है, खासकर वो मोशन जो ट्रांसलेटरी है, राइट बेटा। आगे चलते हैं, फिर द ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज आल्सो पॉसिबल बाय बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। किसी एक, आपको याद होगा जब चक्की होती है आटा वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पुली से दूसरी पुली, बीच में कांटेक्ट नहीं चाहिए वैसे, एक पुली से दूसरी पुली के बीच मोशन ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक पुली से दूसरी पुली, अरे यार दुखी हो गए, एक पुली से ड्राइव दूसरी पुली, मतलब पुली P1 से
या फ्लाईव्हील P1 से फ्लाईव्हील P2 तक ड्राइव भेजने के लिए हम बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेल्ट क्या कर रही है, बेल्ट काट दो ड्राइव बंद हो जाएगी। तो बेल्ट क्या कर रही है, बेल्ट क्या कर रही है, तो बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन है जो बेल्ट की सरफेस को पकड़ के रख रहा है। तो ये बेल्ट को खींच रहा है। मेरी आराम समझना, पुली और बेल्ट के बीच जो ग्रिप है, पकड़ है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से बेल्ट खींची जा रही है, ऊपर भी खींची जा रही है, इधर भी खींची जा रही है। तो ऐसा होने से इस पर एक टॉर्क डेवलप हो रहा है, घूम रही। ये बेल्ट इससे भी कनेक्टेड है तो यहां भी एक टॉर्क डेवलप हो रहा है, घूम रही। तो एक पुली से दूसरी पुली तक जो मोशन ट्रांसफर करने का तरीका बेल्ट की वजह से, वो है टॉर्क। अरे भाई, पुली का घूमना टॉर्क से पॉसिबल है, और टॉर्क बनाने का काम बेल्ट पर अप्लाई होने वाला फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। तो फ्रिक्शन ही मोशन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला, अब डिसएडवांटेज बेटा बिल्कुल सिंपल सिंपल से लिखे हुए हैं कि फ्रिक्शन इज आल्सो, फ्रिक्शन चूंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो हमारी जो एडिशनल एनर्जी जाती है, जितना भी हम एडिशनल एनर्जी का बच्चों वेस्ट कर देते हैं, वो क्योंकि फ्रिक्शन है इसलिए कर देते हैं, है ना। फ्रिक्शन की वजह से ही वियर एंड टियर इफेक्ट आता है मशीनरीज में। मतलब अगर कोई मशीनरी पार्ट धीमे धीमे करके डैमेज होता चला जा रहा है, हमारे कपड़े भी पुराने होते जा रहे हैं, जूते चप्पल घिसते चले जा रहे हैं, वो सब फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ फ्रिक्शन एज अ रिजल्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हमेशा लॉस कराता है। तो फ्रिक्शन की वजह से साउंड, हीट, लाइटनिंग, इन सब के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। फिर मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, तो आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका तरीका क्या है, आप पॉलिश कर देते हैं। आप ग्रीस, कैरम बोर्ड खेलते वक्त आप उसमें पाउडर डालते हो, ताकि उस कैरम बोर्ड की लकड़ी के जो छोटे छोटे डेंट्स है पाउडर से भर जाएं और आराम से स्मूथनिंग इफेक्ट आ जाए। साइकिल में, साइकिल की चेन में, मोटरसाइकिल की चेन में हम लोग ग्रीसिंग, ऑयलिंग करते हैं, वो सब ल्यूब्रिकेशन। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के तरीके क्या है, पॉलिश कर दो, ल्यूब्रिकेशन कर दो, है ना, प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करो, पेयर ऑफ मटेरियल ही म्यू डिसाइड करता है, म्यू फ्रिक्शन डिसाइड करता है। स्ट्रीमनिंग ऑफ द शेप, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द शेप, बॉडी के शेप को सही से, जितने भी हवाई जहाज वगैरह हैं वो ड्रैग फोर्स ओवरकम करने के लिए एरोडायनेमिक शेप के बनाए जाते हैं यूजिंग बॉल बियरिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल ये कि साइकिल के जो, आपने साइकिल में जो चेन वाला हिस्सा होता है उसमें देखा होगा तो दो पुली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती थी। मतलब एक पुली सेंट्रल जिसका कनेक्शन एक्सेल से है, मतलब साइकिल के, ये साइकिल का एक्सेल, इसमें पहिया घूम रहा है, इससे एक पुली, और इसी के तुरंत कांटेक्ट में दूसरी पुली होती, मतलब यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट होता, ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता। ऐसा नहीं होता कभी, दो पुली के बीच में यहाँ ऐसे ऐसे करके स्फीयर्स लगे होते हैं, सॉलिड मेटालिक बॉल्स लगी होती है, जिनको हम लोग बॉल बियरिंग कहते हैं। तो ऐसा करने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बेटा, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बॉल बियरिंग्स रोल करना जानती है, तो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना। और ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। तो आपने अगर स्लाइडिंग को रोलिंग बदल दिया तो म्यू घटा दिया, अर्थात कहीं ना कहीं फ्रिक्शन एक्टिविटी कमजोर हो जाएगी। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, केवल काइनेटिक वाला नॉन कंजर्वेटिव होता है, स्टैटिक नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटा, यस चक्रवर्ती। फैन में भी बॉल बियरिंग लगी होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा। हर वो डायनेमिक पार्ट जहां आपको मोशन दिखाई दे वहां मोस्टली बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा सवाल है, सीख लो बेटा, बहुत काम की चीज है। ये सब वो पोर्शन है जो एनसीईआरटी कंटेंट को सीधे बिलोंग करता है। इसको हम अलग से बना के दिखाई दे रहे हैं, इसको हम अलग से बना के दिखा रहे हैं, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है। थैंक यू कपिल। देखो बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। देखिए जरा बेटा, ये कोई सरफेस, इस पर ये मास, इसका वजन, इसका एक्शन नीचे की तरफ, नॉर्मल एक्शन नीचे की ऊपर की तरफ,
ये नॉर्मल रिएक्शन। इस पर आपने लगा ड्राइविंग फोर्स, बदले में इस पर आ गया एक कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन को अपोज करने के लिए। बहुत क्रम से आराम आराम समझना चीजों को। एक बॉडी को किसी स्मूथ, किसी रफ सरफेस पर, स्मूथ नहीं, एक बॉडी को जिसका मास m था, ऐसे भी कह सकते हो एक बॉडी जिसका मास m है, जिसका वजन mg है, वो किसी सरफेस पर रखी गई। mg है एक्शन, तो ऊपर बदले में काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडी में चलने की टेंडेंसी आ जाए आगे की तरफ, या बॉडी में हम ड्राइविंग फोर्स लगा दें आगे की तरफ, तो बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझना क्या है बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है। बस समझना, सरफेस के कांटेक्ट से, मतलब ब्लॉक और सरफेस के कांटेक्ट से, बहुत ध्यान समझना, ब्लॉक और सरफेस के कांटेक्ट से, संपर्क से नीचे की तरफ प्रेसिंग हुई, एक्शन रिएक्शन हुआ। नीचे की तरफ प्रेसिंग हुई और एक्शन रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन। फिर से बताएंगे बेटा। फिर सीख लीजिए। एक ब्लॉक जो किसी एक रफ सरफेस पर रखा है, ब्लॉक का मास बच्चों m, वजन नीचे की तरफ काम करेगा mg। mg ने सरफेस को दबाया, किया प्रेसिंग एक्शन, ऊपर से मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक पर आगे की तरफ हमने लगाया ड्राइविंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ड्राइव की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ एक्टिव हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स Fs। Fs को आप बहुत अच्छे जानते हो, Fs इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n। ठीक, अब दो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से? ब्लॉक और सरफेस के बीच ये रहा कांटेक्ट। कांटेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर काम करता है नॉर्मल रिएक्शन, और कांटेक्ट सरफेस के अलोंग काम करता है फ्रिक्शन। अब एक ही बॉडी पर दो दो कांटेक्ट फोर्स एक्टिव हो गए, एक प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर और एक प्लेन ऑफ सरफेस या प्लेन ऑफ कांटेक्ट सरफेस के अलोंग। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के कहीं बीच से जाएगा। ठीक, अब नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, इस बात को लिख देना बेटा कि R इज नथिंग एल्स बट R इज एक्चुअली रिजल्टेंट, शॉर्टकट लिखना बेटा, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। इस बात को आपको मन में रखना है। ब्लॉक रखा, ब्लॉक का कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से जाएगा, और ये रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच बनने वाला जो एंगल होगा इसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। सो दिस इज इक्वल टू tan लैम्डा। ठीक है भाई, आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो, देख लीजिए। इसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके किसके बीच है? फोटो देख लो, फोटो याद रहेगी बेटा। किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच है बेटा? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल कांटेक्ट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ बोथ कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। Doraemon is saying कि friction will oppose it. Done. So ठीक है बेटा, कितनी बातें डन। अब जरा देखो बेटा, R इज इक्वल टू mg रिएक्शन। अच्छा, R कैलकुलेट करने का तरीका बहुत अच्छा, वेरी वेल। अब है क्या कि बॉडी और सरफेस कि कांटेक्ट सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन स्टैटिक और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज एक्चुअली नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक ही पॉइंट पर काम करने वाले दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बराबर बेटा अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर, नॉर्मल का स्क्वायर, और दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मींस Fs का स्क्वायर, Fs का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आ गया बेटा, देख लीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे चले नेक्स्ट। तो एक बार चाहो तो फिर से देख लो, बॉडी नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, आगे ड्राइविंग, पीछे फ्रिक्शन,
पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट ये रहा एस, एस और परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के बीच बनने वाला एंगल थीटा, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट दरअसल दोनों का रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट है वो इनका रिजल्टेंट है, और दो परपेंडिकुलर फोर्स जो काम कर रहे होते हैं उनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके दिखाया अभी, देख लीजिए। इस बात को चाहें तो आप और सुंदर तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करो बच्चों, ये सरफेस, ब्लॉक सरफेस, नीचे बेटा mg, इसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आगे ड्राइविंग फोर्स कुछ भी हो, पीछे की तरफ एक्टिव हो जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू को याद करोगे तो आपको याद आएगा एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू मल्टीप्लाई बाई एन किसके बराबर है? mg के। mg के ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स है, और ये अलोंग कांटेक्ट फोर्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच से जाएगा। सो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो एक हो जाएगा mg का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा बेटा म्यू mg का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा रूट ऑफ म्यू mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। नेक्स्ट, तो देखो बड़ा अच्छी बात है, रिजल्टेंट की रेंज पूछी गई है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो कम से कम mg के बराबर होगा, और फ्रिक्शन होगा तो mg म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू mg कॉमन ले लिया, ठीक है ना बेटा। और देखो जरा सा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, अब इसको ऐसे बता दें। एंगल ऑफ रिपोज बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा, सीखिए सीखिए बेटा। ये मान लीजिए कोई ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से ये रहा इंक्लाइनेशन, राइट, ये रहा थीटा, इंक्लाइनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल थीटा, और इसमें यहां कोई बॉडी रखी है m मास की, नीचे की तरफ काम करेगा बच्चों कौन? mg। mg का कंपोनेंट करिए, अगर ये थीटा तो mg के दो कंपोनेंट, mg के दो घटक, दो टुकड़े, mg का cos थीटा, mg का sin थीटा, mg का sin थीटा, राइट। अब देखो जरा, इस बॉडी में जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। भाई बॉडी ने जहां से कांटेक्ट था, जिस सरफेस से कांटेक्ट था, सरफेस के परपेंडिकुलर किया, प्रेसिंग एक्शन बदले मिल गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और प्रेसिंग एक्शन रिएक्शन में बिजी रहेंगे। mg sin थीटा को मौका मिला, mg sin थीटा स्लाइड करेगा, और जैसे स्लाइड करेगा तो स्लाइड करते ही पीछे की तरफ एक्टिव हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब फ्रिक्शन का कहना है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम अलग बात है, एक्टिव अलग बात। मैक्सिमम कितना होगा? म्यू एन। तो एफएस मैक्स बराबर म्यू की जगह म्यू एस रख दो, चाहे म्यू स्टैटिक रख दो, या एन। एन किसके बराबर? एन, ध्यान से देखो, अब की बार mg cos थीटा के बराबर है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब देखो ध्यान से, ड्राइविंग के लिए कितना लग रहा है? mg sin थीटा। और अपोजिट फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अपोजिट फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू mg cos थीटा। अब अगर mg sin थीटा बड़ा है तो चला ले जाएगा और फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात भर लगेगा। तो मैं 3 केस लिख सकता हूं बेटा इस बात पर। पहला केस, अगर mg sin थीटा, बहुत आराम सुनना, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम बेटा, अगर ड्राइव कमजोर है तो बॉडी चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं मतलब रुकी रहेगी, रुकी रहेगी मतलब स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, तो जितनी ड्राइव उतना फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, इससे क्या मतलब? फ्रिक्शन काम उतना ही करेगा जितने की जरूरत। तो अगर बॉडी नहीं चल रही है तो mg sin थीटा की ड्राइव लग रही है तो mg sin थीटा ही लगेगा फ्रिक्शन। तो fs अगर mg sin थीटा यानी ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कमजोर है, सो फ्रिक्शन एक्टिव फ्रिक्शन जो होगा, जो काम करने वाला फ्रिक्शन होगा, वो ड्राइविंग के बराबर होगा, mg sin थीटा। अच्छी कॉन्सेप्ट है, सीखते चलो, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? हो सकता है mg sin थीटा fs आपस में बराबर हो सकता है ड्राइविंग फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन बराबर, यानी बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, बॉडी बस चलने वाली है। तो ऐसी अवस्था में mg sin थीटा, सोचो बेटा इस बात को मन में कैलकुलेट करो, mg sin थीटा बराबर fs मैक्स की जगह वैल्यू डालो म्यू mg cos थीटा, ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, mg से mg खत्म, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू बराबर tan थीटा, एक शर्त आएगी,
म्यू बराबर tan थीटा, और ये वो एंगल है, ये वो एंगल सेट कर लिया आपने, ये वो थीटा सेट कर लिया जिसमें बॉडी जस्ट चलने वाली है, ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिट फोर्स। तो ऐसे ही थीटा को, ऐसे ही एंगल को हम लोग बेटा एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं। और आखिरी स्थिति बेटा क्या है कि अगर mg sin थीटा काफी तगड़ा हुआ, mg sin थीटा काफी दमदार हुआ, बॉडी को खींच ले जाएगा, चला ले जाएगा, यानी ये बॉडी के फ्रिक्शन से जीत गया है, एफएस मैक्स से जीत गया है, तो ऐसी अवस्था में बॉडी को घसीटता चला जाएगा और फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात भर काम करता रहेगा। तो इस वक्त एक्टिव फ्रिक्शन जो होगा, एफ एक्टिव बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन भर लगेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। सो एफ एक्टिव इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। आई थिंक ऑल पार्ट्स आर क्लियर। एक बार प्लीज इत्मीनान से पढ़ ले। पढ़ ले बेटा। पवन पार्ट ए और बी रिपीट कर दीजिए। बेटा क्या समस्या है बच्चों, मैं समरी बोल रहा हूं। बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पर रखोगे तो mg sin थीटा खिसकाएगा, फ्रिक्शन स्लाइड होने से रोकेगा। अगर mg sin थीटा बड़ा है तो बॉडी चलेगी, रोक नहीं पाओगे, फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात पर काम करेगा। लास्ट वाला पार्ट, अगर mg sin थीटा fs के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, काटा पीटी होगी, म्यू बराबर tan थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज बन जाएगा। और अगर mg sin थीटा चलाने वाला कमजोर हुआ, रोकने वाला ताकतवर हुआ, तो बॉडी चलेगी नहीं, और नहीं चलेगी तो अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 है लेकिन लगने वाला मात्र 25 है तो फ्रिक्शन भी 25 काम करेगा। आपको याद होगा, अभी याद किया, अभी डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। तो अगर बॉडी पर लगने वाला ड्राइविंग फोर्स रोकने वाले फोर्स से कमजोर है तो रोकने वाला फोर्स भी उतना ही लगेगा जितने की जरूरत है, यानी mg sin थीटा के बराबर लगेगा। राइट, एफएस मैक्स ऐसा नहीं, थोड़ा सा इफेक्टिव बराबर mg sin थीटा है, सही लिखा बेटा। अजय शर्मा, अच्छा ठीक है बेटा, बोल दिया करिए आप। राघवेंद्र क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत हो रही बेटा? अभी बेटा मैराथन का कुछ डिसाइडेड नहीं, होगी तो बता देंगे। आगे चले बेटा, चलो फटाफट कोशिश करो जरा सवालों में, पेन चलाओ। क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ 5 kg weight kept on a rough inclined plane of 30 degree start sliding with a constant velocity। बहुत अच्छा सवाल है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी स्लाइड हो रही, आप समझिए इस बात को, मतलब उसमें नेट फोर्स 0 है। एक m मास की बॉडी जिस पर ड्राइविंग फोर्स के नाम पर लगेगा बच्चों mg sin थीटा, रेसिस्टिंग फोर्स के नाम पर लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा म्यू mg cos थीटा इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है ना? अब एक बात और सोचो, एक 5 किलो की बॉडी, 5 किलो का वजन रफ सरफेस पर रखा जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, वो स्लाइड कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब बॉडी पर नेट फोर्स 0, तो बॉडी पर नेट फोर्स 0, एफ नेट ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ठीक ठीक कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स के नाम पर mg sin थीटा नीचे की तरफ ठीक ठीक बैलेंस हो जाए ऊपर लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन से, यानी म्यू mg cos थीटा। हम तो जानते हैं mg से mg खत्म, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो
म्यू बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टेन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज 30 डिग्री, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो 30 tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। बेटा इसे आप कह सकते हो ये एंगल ऑफ रिपोज है। एक्चुअली ये वो स्थिति है जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, या बॉडी जस्ट चलने वाली हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया म्यू बराबर tan थीटा। अच्छा सवाल, बहुत ही लजीज, अक्सर करके पूछा जाता है, सीखे जरा इसे। क्वेश्चन कह रहा कि एक इंक्लाइंड सरफेस है बेटा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसमें अपर हाफ पार्ट स्मूथ है और लोअर हाफ पार्ट रफ है। ये दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है, ये दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है। अपर हाफ पार्ट बेटा स्मूथ है और लोअर हाफ पार्ट बच्चों रफ है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ द अपर हाफ पार्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ पार्ट इज रफ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप and comes back to the rest at bottom if the coefficient of friction of lower part is given by। अब इस बात को समझिए बहुत ध्यान से कि बॉडी में, बहुत ध्यान समझना, बॉडी में ऊपर वाले पार्ट में जो स्मूथ पार्ट था, तो आपको स्मूथ पार्ट की वीडियो अगर बना के दिखाऊं बेटा, तो अगर केवल स्मूथ पार्ट है तो ये बॉडी का मास m, वजन काम करेगा mg, इधर mg का cos थीटा, इधर mg का sin थीटा, mg की sin थीटा में m हटा दूं तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन बचेगा बेटा g sin थीटा, g sin थीटा। ये स्मूथ सरफेस पर एक्सीलरेशन। तो इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस पर एक्सीलरेशन कितना होगा, इस बात को चाहो तो डिस्कस कर सकते हो। तो मैं सवाल फिर से वापस आ जाएंगे, है ना, इसमें फिर से वापस आ जाएंगे। एक बार एक काम कर लेते हैं, पहले रफ सरफेस का एक्सीलरेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चों बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है ये, अपने आप में सीखने लायक है कि अगर मेरे पास कोई रफ इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे अगर मेरे पास कोई रफ इंक्लाइंड सरफेस है, रफ इंक्लाइंड सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डिफाइन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डिफाइन है। अब इस पे आप कोई बॉडी रख दीजिए, बॉडी का मास m रख लीजिए, नीचे mg काम करेगा, ठीक, और सरफेस के परपेंडिकुलर इधर अगर एंगल थीटा है तो ये इधर परपेंडिकुलर काम करेगा mg का cos थीटा, इधर की तरफ काम करेगा बच्चों mg का sin थीटा, बॉडी के वेट का एक और कंपोनेंट। कॉन्टैक्ट सरफेस के अलावा काम करेगा फ्रिक्शन Fs। बोलो, तो बॉडी समझते चलो, बॉडी का मास m, वेट mg, इधर mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगता है बच्चों बॉडी पर Fs बराबर म्यू mg cos थीटा। अब मेरी बात सुनो, अरे भाई ये तब की स्थिति है, एक बात और ध्यान देना, व्हेन बॉडी started to move downward with net force। और नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ध्यान देखो, नीचे की तरफ कौन, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ऊपर तरफ माइनस म्यू mg cos थीटा, राइट। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस के लॉन्ग नेट फोर्स से ऐसे 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 करके रफ्तार पकड़ने लगे तो उस पर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स अपॉन मास बराबर आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। साफ साफ लिख देते हैं, नेट फोर्स अपॉन मास करोगे तो नेट फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां भी मास से डिवाइड कर दो, m से m खत्म हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये बेटा बच्चों ये रिजल्ट सुंदर लोग अक्सर याद रखते हैं तो ये बन जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बेटा g cos थीटा। याद रखने वाला रिजल्ट है। कोई बॉडी, अरे भाई हमको तो याद हो गया है, कोई बॉडी, अरे किसी मास की क्या फर्क पड़ता है, ट्रक खड़ा कर दो, कार खड़ा कर दो, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस से, कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पर रखी जाए, ऐसी इंक्लाइंड सरफेस जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा हो, तो बॉडी पर डाउनवर्ड काम करने वाला एक्सेलरेशन जब फ्रिक्शन अवेलेबल हो, मेरे पास समझना, जब फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी है एक्सेलरेशन डिसाइड करने में, थीटा की डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। एक बात और सुनो, अब इसका और समरी सुनो, शॉर्टकट समरी, शानदार समरी। दो इंक्लाइन सरफेस बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन पे तो हम बाद में भी आ जाएंगे, दो इंक्लाइन सरफेस बना लेते हैं, ठीक, एक ही जैसी बनाते हैं, आइडेंटिकल।
दो इंक्लाइन सरफेस, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, अर्थात एक ऐसी सरफेस है स्मूथ सरफेस। बॉडी पे यहां बॉडी रख दो, एम मास की, टर्नओवर आएगी। अब जब स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो भैया नीचे mg, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा में m हटा दो, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा a बराबर g sin थीटा, ये थीटा। दूसरी इंक्लाइन सरफेस, इंक्लिनेशन थीटा, बॉडी का वेट mg, mg cos थीटा, mg sin थीटा, पीछे फ्रिक्शन, तो इधर की तरफ अब जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा a बराबर दैट इज इक्वल टू g, और डब्बे के अंदर बेटा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। एक सुंदर तरीका, अगर इसी रफ सरफेस को स्मूथ बना दो, स्मूथ का मतलब म्यू खत्म तो म्यू गायब, तो देखो a बराबर g sin थीटा मैच कर रहा है। बात क्लियर हो गई ना? तो जब भी कभी कोई बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर चलेगी तो a बराबर g sin थीटा, और अगर ऐसी सरफेस पर चले जहां म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात हिंदी भाषा में बात करें तो अगर रफ सरफेस है, तो a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। अब आगे चलते हैं, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये था, कहां गया? हेलो मिस्टर सवाल, हालांकि डिस्कस किया है एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अरे बच्चों कहाँ चला गया सवाल? ऊपर था क्या? हाँ ये देखिए सवाल। अब क्वेश्चन डिटेल डिस्कस कर दे रहे हैं फटाफट। पढ़िए। कह रहा है एक इंक्लिनेशन थीटा पर है, नीचे रफ सरफेस है, ऊपर स्मूथ है। एक बॉडी रेस्ट से चली, और रेस्ट से चलते चलते आधे में आते आते इसने रफ्तार पकड़ ली, और फिर लास्ट में जाके रुक गई। ठीक, तो म्यू और tan थीटा का रिलेशन बताओ। तो बेटा बस इतना कहूंगा आपसे, क्वेश्चन समझिएगा, बना देते हैं इसको, पढ़ लेते हैं पहले फिर बनाते हैं। अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन is perfectly smooth while lower half is rough. The body starting from rest at the top comes back to the rest at the bottom. तो coefficient of friction और एंगल का क्या कनेक्शन है? इस बात को बच्चों ऐसे समझो, सवाल मैं इसमें इधर बना के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इंक्लाइन सरफेस में ये मिड पॉइंट, यहां हमने बॉडी रख दी टॉप पे, इसकी इधर वेलोसिटी अभी शुरुआत में 0 है। जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करेगा आपको पता है, a बराबर g sin थीटा, केवल g sin थीटा इसलिए चूंकि यहां की सरफेस बेटा स्मूथ है। तो यहां से यहां तक आते आते सपोज करो ये पूरी डिस्टेंस 2s है, तो ये डिस्टेंस आप s मान लीजिए बच्चों, ये डिस्टेंस भी आप s मान लीजिए। ठीक, ये अंडर एक्सेलरेशन मोशन है, तो यहां जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी बेटा यहां की वेलोसिटी, यहां जब ब्लॉक पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी आ जाएगी v, चला था 0 से। अब पूरी बात सुनना, इंक्लाइन सरफेस जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन थीटा है, उसके टॉप से बॉडी स्लाइड करते करते स्मूथ सरफेस पर s डिस्टेंस चली, v रफ्तार पकड़ ली। तो मैं इस बारे में, इस इतनी यात्रा के बारे में जो जान गया वो लिख सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेट होकर चलेगा a बराबर g sin थीटा से, तो उसका एक्सेलरेट मोशन का इक्वेशन लगा दिया। इस जगह पर मिड पॉइंट पर वेलोसिटी v स्क्वायर पता नहीं, बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 तो 2 रहेगा, एक्सेलरेशन a की जगह पर g sin थीटा, और चली गई डिस्टेंस के नाम पर s। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ का कैलकुलेशन। अब आते हैं बच्चों सेकंड हाफ का कैलकुलेशन। जो ये रफ्तार इसने अचीव करी है, ये अगली यात्रा की इनिशियल रफ्तार है, और अल्टीमेटली ध्यान दीजिएगा बेटा, ब्लॉक आपका रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 ही हो जाएगी। अब फिर इस यात्रा के लिए सोचो। अच्छा एक बात और, यहां की बार सरफेस रफ हो गई, तो बेटा यहां एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a बराबर g, डब्बे के अंदर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। रिजल्ट रटा होगा तो काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
सॉरी बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, अपने में डूब गया। इंक्लाइनेशन बढ़ाने पर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि ड्राइविंग थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, ड्राइविंग कंपोनेंट बढ़ेगा, mg cos थीटा घटेगा बेटा। ठीक है, तो दूसरी यात्रा यहां से यहां तक रफ्तार पकड़ी, जो इस यात्रा की अंतिम रफ्तार है वही अगली यात्रा की प्रारंभिक इनिशियल रफ्तार है। रफ सरफेस है तो एक्सीलरेशन में जी साइन थीटा नहीं बल्कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक, अब इस यात्रा के लिए फिर से एक क्वेश्चन लगा दो। इस यात्रा में अंतिम में रुक गई, रेस्ट, फाइनली रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब इस यात्रा में लगाओ जरा सा, हम चले लगाने वी स्क्वायर इस यात्रा में, तो दूसरी यात्रा में वी स्क्वायर बराबर फिर से लगा दे रहा यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0 बराबर यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल यू स्क्वायर पता कर लेंगे अभी। इस यात्रा का जो यू है ये वी है, प्लस 2 एक्सेलरेशन ए के नाम पर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा ऐसा। आगे आ जाओ, इसी में भी 0 बराबर वी स्क्वायर की वैल्यू रखो, 0 बराबर वी स्क्वायर की वैल्यू डालो। वी स्क्वायर कितना था, वी स्क्वायर बराबर 2g साइन थीटा था, देख लो 2g साइन थीटा एस प्लस वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बेटा जो यहां चाहिए ये यहां से मिल जाएगा। इस इक्वेशन से वी स्क्वायर निकाला था तो उस पहली यात्रा से वी स्क्वायर मिल गया था, अगली यात्रा में वी स्क्वायर को यू बना के रख दिया, लास्ट में रुक जाना वी 0, तो वी स्क्वायर की जगह बेटा 2g साइन थीटा एस प्लस 2g साइन थीटा एस। अरे कोई बड़ी बात नहीं, ये देखो 2g साइन थीटा एस माइनस 2g म्यू कॉस थीटा एस, है ना, टर्म्स थोड़े से बड़े हैं बेटा, नो डाउट। ठीक, अब देखो जरा, अब 2g साइन थीटा एस, 2g साइन थीटा एस ये बन जाएगा 4g साइन थीटा एस। हेलो, डन बेटा। तो बच्चों 2g साइन थीटा एस, 2g साइन थीटा एस विल बिकम 4g साइन थीटा एस माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, तो 2 बहुत ध्यान देखना, 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस बराबर 2 म्यू जी साइन 2g साइन थीटा 2g साइन थीटा 4g साइन थीटा एस, एस से यह बेटा एस यहां भी था, एस एलिमिनेट, जी से जी एलिमिनेट, 2 से ये 2 टाइम एलिमिनेट, तो म्यू इज इक्वल टू 2 बचा रहेगा और साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा चला जाएगा टेन थीटा, सो म्यू बराबर 2g टेन। बेटा ये रिजल्ट अच्छा है, याद रखो। अच्छा सवाल है कि अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है उसका अपर हाफ स्मूथ हो, लोअर हाफ रफ हो, अपर हाफ में एक्सेलरेशन ए बराबर जी साइन थीटा, लोअर हाफ में ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये कंफर्म रिजल्ट्स हैं, मतलब ये काम ही करेंगे कि केवल स्मूथ सरफेस जी साइन थीटा, रफ सरफेस जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ऐसी स्थिति में अगर आधे में रफ्तार पकड़े और नेक्स्ट आधे में रफ्तार खत्म कर ले, यानी आधा स्मूथ में स्पीड पकड़ ले और नेक्स्ट रफ में स्पीड खत्म करके अल्टीमेटली 0 पहुंच जाए, तो ऐसे केस में जो थीटा है उसको हम tan थीटा से रिलेट करके लिख सकते हैं कि इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा के बराबर है। डन बेटा, कोई डाउट तो नहीं? तो आई थिंक डन। अब बच्चों ये वाली जो पीडीएफ है
है ना। ये शेयर करने लायक वैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। आप चाहो तो 2-4 सवालों के हिंट और ले सकते हो, लेकिन वैसे टाइम हो गया है फिर भी। तो एक काम करते हैं बेटा, फिलहाल अभी आज की क्लास को ये स्टॉप करते हैं, और अगले टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एक क्वेश्चन और देख लें क्या, एक क्वेश्चन और देख लें क्या बेटा, जैसा आप कहें। चलो फिर अच्छा ऐसा करते हैं, इस पीडीएफ का भी मैं आपको हिंट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके मतलब की है, आप इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेटा अभी तो कुछ काम बड़ा अच्छा बाकी है भी, टॉपिक ठीक ठाक है। वैसे भी 2 टर्न चाहिए होंगे बेटा, तो 2 टर्न में से हमें 1 टर्न की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, राइट, 1 टर्न की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी। पीडीएफ में पेज बेटा हमने क्रॉप किए हैं, तो पेज में जो पूरा कंटेंट आए आप प्लीज उसे पढ़ना। तो पीडीएफ अभी आपके इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसे इत्मीनान से पढ़ लें। होपफुली अब मुलाकात कल की डेट पर ना होकर परसों होगी। एक बार फिर भी न्यूराइट के चैनल पर जाकर रात में सोने से पहले चेक करना कि क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मुलाकात करेंगे और फ्रिक्शन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्लस आपको भरोसा दिलाने के लिए वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम डायमेंशन एरर, significant figures, rounding off, motion in one dimension, motion in plane, projectile, relative motion, sorry, motion in plane, projectile, relative motion बाद में पढ़ेंगे, motion in plane, projectile, Newton's laws of motion, vectors and scalars, friction is running right now। तो किसी भी लंबी जर्नी बेटा, लंबे सफर में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हौले हौले करके ट्रस्ट में आने वाले, आज कौन सी तारीख है, आज शायद 8 तारीख है, 8 मई है। तो अगर अभी आज 8 मई है बेटा, तो मैक्सिमम ये मान के चलिए 8, 7, 15, 20 मई तक हम लोग मैकेनिक्स ओवर कर पाएंगे। नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा। रिवीजन करने के बाद हम पूरी कोशिश करते हैं कि लगभग सारा कंटेंट सब कुछ टच करके बोलते चले। कभी कभी हमें रिग्रेट भी होता है कि हम किसी कंटेंट में बहुत डीप चले जाते हैं, उसमें डिस्कशन करते रहते, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हैं आपके मतलब की। ट्राई टू स्टिक, जो कॉन्सेप्ट अच्छी होगी बेटा वो छोड़ने नहीं देगी तुम्हें। जो कॉन्सेप्ट वाकई लजीज है, जो भी खूबसूरत चीजें होती आपका उनसे लगाव हो ही जाएगा। तो जितने बेटा अच्छे रिजल्ट है उससे आप जानबूझकर स्टिक हो जाओगे, समझ गया ना। तो जितने भी अच्छे रिजल्ट हैं उनको याद कर बार बार मेमोराइज करते चलेंगे। अच्छे एग्जांपल्स को दिमाग में रखना, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे एग्जांपल से कोरिलेट कर सको, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले टर्न पर, आप चेक कर लेना कब अगला टर्न होगा, होपफुली कल या परसों में फिर से होगा। फ्रिक्शन के बाकी क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे, फ्रिक्शन को करेंगे द एंड, शुरुआत करेंगे वर्क फॉर एनर्जी की। ठीक बच्चों, चलिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एट होम, बाय बाय, टेक केयर।